हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स। टुडे आरके सिंपल क्लासेस में आपको वेलकम है। करंट अफेयर्स का वीकली डोज 14 से लेकर के 14 अप्रैल से लेकर के 22 अप्रैल तक का सुपर कलेक्शन जो आपको देगा सिलेक्शन। तो इस चैनल को आरके सिंपल क्लासेस को फॉर करंट अफेयर्स टॉपिक एंड करंट अफेयर्स वीकली के लिए आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब श्योर करिएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इतने सारे क्वेश्चंस में मैं आपको बहुत सारी चीजें इस वीक में क्या हुआ है मैं सब आपको बताने की कोशिश करूंगा। Which birth anniversary was celebrated of Dr. B.R. अम्बेडकर in 2025? अभी 2025 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की कौन सी जयंती को हम लोगों ने सेलिब्रेट किया? इसमें ऑप्शंस में है 134वीं, 133वीं, 140वीं, 150वीं। इसका राइट आंसर होगा 134th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सेलिब्रेटेड इन 2025। बी आर अम्बेडकर जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था और इनकी डेथ जो हुई थी वो 6 दिसंबर 1956 को हुई थी। ये जानते रहिएगा दोनों चीजें। और इनका जन्म जो होता है इक्वेलिटी डे के रूप में, समानता के दिवस के रूप में भी मनाया जाता है और इनकी मृत्यु महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में। अब 2016 में क्या हुआ था कि 2016 में भारत सरकार द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी पीएम मोदी जी के द्वारा बाबा साहब से जुड़े हुए 5 स्थलों को पंच तीर्थ का नाम दिया गया। 5 पंच तीर्थ, तो उनके नाम आप जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। महू यानी जन्मभूमि, जो महू इंदौर में एक छोटा सा कस्बा है जिसको अंबेडकर नगर कहते हैं, यह मध्य प्रदेश में उसकी जन्मभूमि, मतलब महू मध्य प्रदेश। दूसरा शिक्षा भूमि, इन्होंने पढ़ाई कहाँ किया था? तो लंदन जो राजधानी है यूके की। दीक्षा भूमि नागपुर महाराष्ट्र, जहाँ इन्होंने हिंदू धर्म को त्याग करके बौद्ध धर्म अपनाया था। और चौथा है महापरिनिर्वाण भूमि, जहाँ इनकी मृत्यु हुई थी वो दिल्ली है। और चैत्य भूमि मुंबई महाराष्ट्र, जहाँ इनका अंतिम संस्कार हुआ था। ये 5 भूमि याद रखिएगा, जन्मभूमि, शिक्षा भूमि, दीक्षा भूमि, महापरिनिर्वाण भूमि और चैत्य भूमि। आप जानते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है और बहुत सारी इन्होंने बुक्स लिखा है, जिसको आप रिमेंबर रखिएगा। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत सारे नामों से इनको 1990 में भारत रत्न दिया गया था। तो भारत रत्न डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज सीआरपीएफ डे इज सेलिब्रेटेड? सीआरपीएफ डे हम कब, माने सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स को हम कब सेलिब्रेट करते हैं? इसमें मैंने दिया है 27 जुलाई, 28 दिसंबर, 19 मार्च, 9 अप्रैल। सारी डेटें इंपॉर्टेंट है, लेकिन राइट आंसर होगा 19 मार्च। अब जरा सीआरपीएफ की देख लीजिए। तो सबसे पहले आप सीआरपीएफ के 3 डेट याद रखिए कि सीआरपीएफ के 27 जुलाई 1939 यानी अंग्रेजों के जमाने में इसकी स्थापना हुई थी। 28 दिसंबर 1949 को संसद द्वारा पारित अधिनियम से इसका नाम सीआरपीएफ रख दिया गया, ठीक है, क्योंकि ये पहले इसका नाम क्या हुआ था जब इसकी स्थापना हुई थी? तो ब्रिटिश क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम से जानी जाती थी, लेकिन तब 28 दिसंबर 1949 को इसका नाम हो गया सीआरपीएफ, यानी भारतीयकरण कर दिया गया इसका। और 19 मार्च 1950 को सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा इसको झंडा यानी प्रेसिडेंट कलर दिया गया था बहादुरी के लिए। इसलिए इसने फैसला किया 2022 में कि अब हर साल आर्मी डे की तर्ज पर ही सीआरपीएफ डे भी मनाया जाएगा। और किस दिन? 19 मार्च को। याद रखिएगा, सीआरपीएफ एक अर्धसैनिक बल है जिसकी स्थापना आजादी से पहले अंग्रेजों के समय में हुई थी। अब देखिए, और इसमें तो तीनों डेट मैंने बता दिए। 27 जुलाई को क्या हुआ था, 28 दिसंबर को क्या हुआ था, 19 मार्च को क्या हुआ था। अब इसमें कुछ और मैं आपको डेट बता दे रहा हूं, जैसे 9 फिर उसके बाद पहले देखते हैं 21 अक्टूबर 1959 को क्या हुआ था।
21 अक्टूबर 1959 सीआरपीएफ के 10 जवानों ने भारत के हॉट स्प्रिंग यानी लद्दाख में चीनी सेना से मुकाबला करते हुए, उनको सबक सिखाते हुए अपने देश की रक्षा हेतु सर्वोच्च बलिदान कर दिया 10 जवान। इसीलिए हर साल 21 अक्टूबर को राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, ये सीआरपीएफ के ही जवानों की बदौलत है। उसके बाद 1962 में भी चीनी आक्रमण के समय 8 जवानों ने, ठीक है, सर्वोच्च बलिदान दिया, सर्वोच्च बलिदान दे दिया था। ठीक है, कहां? अरुणाचल प्रदेश में। तो इसलिए आप इसको याद रखिएगा। 1965 भारत पाक वार, सीआरपीएफ ने कच्छ के रण में सरहद पर सीआरपीएफ की 4 कंपनियों ने पाकिस्तान के 3500 जवानों का मुकाबला करके उनको पीछे धकेल दिया और पाक के 34 जवानों को मार गिराया। ठीक है, और ये दिन कौन सा था? 9 अप्रैल। इसीलिए सीआरपीएफ के इस अदम्य साहस व शौर्य और रण कौशल के चलते हर साल 9 अप्रैल को राष्ट्रीय शौर्य दिवस मनाया जाता है, जो मैंने आपको यहाँ पर लिखा था 9 अप्रैल। तो 9 अप्रैल को राष्ट्रीय शौर्य दिवस के रूप में, नेशनल ब्रेवरी डे के रूप में मनाया जाता है सीआरपीएफ की वजह से। ठीक है, इसको भी आप अच्छे से रिमेंबर रखिएगा। सारी डेट मैंने बता दिया है। सीआरपीएफ की हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है। इसके जो डीजी हैं अभी प्रेजेंट टाइम में वो जीपी सिंह हैं और 2025 से 27 तक रहेंगे। भारत का सबसे बड़ा सशस्त्र पुलिस बल है। ठीक है, कौन? सीआरपीएफ। और आदर्श वाक्य इसका, राष्ट्र प्रथम मेरा अनुसरण करो, तेजस्वी नवधीत मस्तु कठोप उपनिषद से लिया गया है कि हमारे प्रयासों से प्रतिभा उभरे। मोटो इसका है सेवा और निष्ठा। ये सीआरपीएफ से जुड़े हुए आपको कई चीजें मैंने बता दी है कि राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस, राष्ट्रीय शौर्य दिवस, ये सब इसी से जुड़े हुए हैं। इसको भी अच्छे से याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। और 3 डेट जो मैंने इसकी स्थापना से बताया, लेकिन 19 मार्च को अभी ये अपना स्थापना दिवस मनाता है। 2022 में इसने ऐसा फैसला किया भारत सरकार ने। उसके बाद है नेक्स्ट डेट, हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट मेड हिंदी मैंडेटरी अप टू क्लास 5 रिसेंटली। अभी कौन सी सरकार ने ये कहा भाई कि अब हमारे यहाँ हिंदी 5 तक पढ़ाना अनिवार्य होगा? तो महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। राइट आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने भी किया है, हालांकि इस पर विवाद भी हो रहा है, लेकिन एनईपी 2020 के तहत जानते हैं त्रिभाषा फार्मूला चल रहा है, जिसके तहत आपको 2 देसी भाषाएं, एक कोई विदेशी भाषा आपको पढ़ाना है। हालांकि अभी तमिलनाडु में भी इसको लेकर के खूब विवाद रहा है, अब वहां पर चल रहा है। इसको आप जानते रहिएगा कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 5 तक के लिए अनिवार्य कर दिया है। ठीक है, तो इसको जानिए। और इसके अलावा एनईपी 2020 के अनुसार क्लास 1 के सत्र 2025-26 से लागू होंगे, 2, 3, 4, 6 के लिए 2026-27 से एनईपी 2020 लागू होगा, 5, 9, 11 के लिए 2027 और 28 से लागू होगा, और 8, 10, 12 के लिए 2028-29 से लागू होगा। क्या है ये? अकॉर्डिंग टू जीआर, माने सरकारी संकल्प जो लिया गया है। दूसरा है तेलंगाना। तेलंगाना में 3 चीजें आपको याद रखना है इस बार डियर स्टूडेंट्स। एक, उसने अब पोर्टल जारी किया है, भू भारती पोर्टल। इसका मतलब है भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए। और एक याद रखना है आपको, वहां पर तेलंगाना पहला स्टेट है जिसने शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन को सब कैटेगराइजेशन कर दिया, माने उसके कैटेगरी के अंदर भी कैटेगरी कर दिया है। ऐसा करने वाला तेलंगाना भारत का पहला राज्य हो गया है। हालांकि आंध्र प्रदेश ने भी कैबिनेट ने अनुमति दे दिया है, वो दूसरा हो सकता है, लेकिन तेलंगाना पहला है। और दूसरा है तेलंगाना के ही गोलकुंडा खानों में पाया जाने वाला गोलकुंडा ब्लू, भारत का दुर्लभ शाही हीरा, जो पहली बार जिनेवा में नीलाम होने जा रहा है। ऐसा पहली बार होगा। तो आपको बता दें कि गोलकुंडा ब्लू जो है किसी जमाने में इंदौर व बड़ौदा राजाओं के पास हुआ करता था। अपनी शाही विरासत, असाधारण रंग और असाधारण आकार की वजह से द गोलकुंडा ब्लू वास्तव में दुनिया में सबसे दुर्लभ हीरो में से एक है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट डायमंड इन द वर्ल्ड। इसकी उत्पत्ति वर्तमान में तेलंगाना की प्रसिद्ध गोलकुंडा खदानों में हुई है, जो दुनिया के सबसे प्रसिद्ध प्रतिष्ठित हीरा उत्पन्न करने के लिए प्रसिद्ध है।
और जिनेवा के क्रिस्टी के मैग्निफिसेंट ज्वेल्स में 14 मई 2025 को इसका नीलामी होगी। यहीं पर याद रखिएगा गोलकुंडा से ही कोहिनूर हीरा भी निकाला गया था, जो 1739 में नादिर शाह उठा ले गया था। इसकी भी स्टोरी अलग से है कि नादिर शाह से फिर रंजीत सिंह से आए, दिलीप सिंह के पास आया, फिर अंग्रेजों को उन्होंने दे दिया और तब से इंग्लैंड के जो मुकुट है उसमें लगा हुआ है। अब किसी जमाने में कोहिनूर हीरा जो था वो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे कीमती हीरा हुआ करता, इसको भी याद रखिए। इतनी ज्यादा क्षमता होती थी, कहते थे कि इतना कीमती था कि इससे पूरी दुनिया को 2 से 3 दिन तक खाना खिलाया जा सकता है, कोहिनूर हीरा। और वहीं से गोलकुंडा ब्लू, तो अगर गोलकुंडा ब्लू आ जाए तो जान लीजिएगा हीरे की बात हो रही है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तीनों हो गया भाई। अब उत्तर प्रदेश में जीआई टैग मिला है बनारस की शहनाई को अप्रैल 2025 में, बहुत सारी चीज़ों को मिला है। और जीआई टैग्स में आप जानते हैं उत्तर प्रदेश पूरे भारत में पहले स्थान पर है। और उसके बाद मध्य प्रदेश में अभी गांधी सागर जो अभ्यारण्य है उसमें प्रभास और पावक नामक 2 चीते को बच्चे छोड़े गए हैं, 2 चीते, इसको याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चीता प्रोजेक्ट कहाँ चलाया जा रहा है? शुरुआत की गई कूनो नेशनल पार्क से, इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, व्हेन इज वर्ल्ड हेरिटेज डे इज सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? इसको देख लेते हैं। 18 अप्रैल, 19 अप्रैल, 21 अप्रैल, 15 अप्रैल। राइट आंसर 18 अप्रैल है। 2025 की थीम है हेरिटेज अंडर थ्रेट्स फ्रॉम डिजास्टर एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। हेरिटेज अंडर थ्रेट फ्रॉम डिजास्टर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। अभी भारत में कुल कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं? तो जानते हैं 43 हैं। और 14 इंस्क्रिप्शंस ऐसे हैं जो यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल हो गए हैं, क्योंकि 18 अप्रैल 2025 को यूनेस्को ने श्रीमद् भागवत गीता और नाट्य शास्त्र जो भरत मुनि के द्वारा लिखित है उसको भी मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल कर लिया। कुल मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में भारत की तरफ से कितना कंट्रीब्यूशन है? तो 14 इंस्क्रिप्शन को इसमें शामिल किया गया, जिसमें ऋग्वेद भी एक है और भी बहुत सारी चीजें हैं। उसके बाद है 19 अप्रैल। 19 अप्रैल की डेट को हम लोग क्या मनाते हैं भाई? तो 19 अप्रैल, ठीक है, यस, 19 अप्रैल को होता है वर्ल्ड लीवर डे। कौन सा भाई? वर्ल्ड लीवर डे। इसको याद रखिएगा, वर्ल्ड लीवर डे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लीवर आप जानते हैं जिसको जिगर कहते हैं भाई, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वर्ल्ड लीवर डे। 2025 की थीम है फूड इज मेडिसिन। फूड इज मेडिसिन, दिस डे फोकसेस ऑन लीवर हेल्थ अवेयरनेस। यह दिन लीवर की स्वस्थ रखने के लिए हमें आपको जागरूक करता है। उसके बाद है 21 अप्रैल। 21 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड क्रिएटिविटी डे एंड इनोवेशन। ये हर साल यूएन के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। द डे हाईलाइट्स द वाइटल रोल ऑफ क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन प्ले इन ड्राइविंग ह्यूमन डेवलपमेंट अक्रॉस वेरियस फील्ड्स। माने क्रिएटिविटी और इनोवेशन के द्वारा हम मानव विकास कितना कर सकते हैं उसको ये कहीं ना कहीं फोकस करता है, उसको कहीं ना कहीं ये हाईलाइट करता है। तो इसको याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है 21 अप्रैल के बाद है 15 अप्रैल। हाँ, 21 अप्रैल को ही नेशनल सिविल सर्विस डे भी मनाया जाता है, राष्ट्रीय सिविल सर्विस डे, क्योंकि इसी दिन पहली बार 21 अप्रैल 1947 को पटेल जी, जिनको आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ने मेटकाफ हाउस नई दिल्ली में आईएएस ट्रेनीज, आईएएस प्रशिक्षुओं के पहले जो ट्रेनीज होते हैं उनके पहले बैच को उन्होंने एड्रेस किया था, माने उनको भाषण दिया, संबोधित करते हुए उन्हें स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा था। किसको? सिविल सेवकों को भारत का स्टील फ्रेम कहा था, यानी द स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि दूर से दूर, छोटे से छोटे भारत के सारे विकास इन्हीं सिविल सेवकों पर डिपेंड करती है, तो उन्होंने इनको कहा था। तो याद रखिएगा क्यों मनाया जाता है, क्योंकि पहली बार आईएएस ट्रेनीज को उन्होंने संबोधित किया था इसी दिन 2000, ठीक है। उसके बाद है 15 अप्रैल को ही वर्ल्ड आर्ट डे भी मनाया जाता है, वर्ल्ड आर्ट डे 15 अप्रैल को
और किसका, लियोनार्डो दा विंसी, जो दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्तियों में से एक माने जाते हैं, उनके बर्थ एनिवर्सरी को इसे मनाया जाता है वर्ल्ड आर्ट डे के रूप में। 2025 की थीम है आर्ट फॉर यूनिटी एंड हीलिंग, आर्ट फॉर यूनिटी एंड हीलिंग। इसकी स्थापना हुई थी इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ आर्ट इन 2012 में विद यूनेस्को के द्वारा। और 22 अप्रैल, तो 22 अप्रैल को आप जानते रहे वर्ल्ड अर्थ डे यानी विश्व पृथ्वी दिवस या इंटरनेशनल मदर अर्थ डे मनाया जाता है। तो इसके बारे में भी जान लीजिए। पहली बार 1969 में यूनेस्को सम्मेलन में शांति कार्यकर्ता जॉन मैकोनल ने अर्थ डे मनाने का प्रस्ताव दिया था, पहली बार 1969 में। फिर उसके बाद पहली बार ये 22 अप्रैल 1970 को अमेरिका में मनाया गया। किसके द्वारा? बाय सीनेटर गेलॉर्ड एंड डेनिस हेस के द्वारा, जिसमें डेनिस सीनेटर थे गेलार्ड एंड डेनिस हेस। तो आप जानते रहिए कि इसमें जो गेलॉर्ड नेल्सन हैं, जो यूएस सीनेटर थे, इनको फादर ऑफ अर्थ डे माना जाता है। और डेनिस हेस ने 1990 में वर्ल्ड लेवल पर इसको मनाने का प्रस्ताव रखा था, जिसमें 141 देशों ने भाग लिया था। 2016 में अर्थ डे को जलवायु संरक्षण हेतु समर्पित कर दिया गया और 2025 में इसको हम लोग 55th अर्थ डे मना रहे हैं। 2025 की थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? आवर पावर आवर प्लैनेट, हमारी शक्ति हमारा ये ग्रह है, यानी यही है। अगर जितना शक्तिशाली ये होगा उतने हम भी होंगे। और इस बार की जो 2025 के एम्बेसडर फॉर वर्ल्ड अर्थ डे कौन बनाई गई हैं? तो एंटोनी स्मिथ, जो एक फेमस अमेरिकन एक्ट्रेस है। तो इसको याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू सीजेआई ऑफ इंडिया? तो BR गवई, मांगीलाल और दारीपल्ली रमैया, कुमुदनी लाखिया। तो इसका राइट आंसर होगा, देखो BR गवई जो है हमारे देश के नेक्स्ट यानी 52वें 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। किसके स्थान पर? संजीव खन्ना को। कब ये बनेंगे? 14 मई 2025 को अपना पदभार ग्रहण करेंगे और ये 6 माह के लिए बनेंगे। 23 नवंबर 2025 को रिटायर भी हो जाएंगे। तो इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए भाई। इनका फुल नेम होगा BR गवई का भूषण रामकृष्ण गवई। और आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के CJI की नियुक्ति जो होती कॉलेजियम के द्वारा होती है। ठीक। भारत के दूसरे दलित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। पहले थे KG बालाकृष्णन और इस समय भारत के सुप्रीम कोर्ट में कुल 33 जजेज प्लस एक CJI यानी 34 लोग कार्य कर रहे हैं। इन्हीं को जो है ये ग्रुप जानते रहिएगा। कितनी स्ट्रेंथ है? 33 प्लस 1 CJI। इसको याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। और दूसरा नाम था इसमें मांगीलाल। तो मांगीलाल को जान लीजिए भाई, फेमस एग्रोनॉमिस्ट है जो अपॉइंट किए गए हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ ICAR फॉर 3 years। तो ICAR के बारे में जान लीजिए। ICAR का फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, जिसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुई थी। और मिनिस्ट्री कौन सी है? तो इसकी मिनिस्ट्री है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। तो क्या काम होता है ICAR का? ICAR इज द एपेक्स बॉडी फॉर कंडक्टिंग रिसर्च इन एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग हॉर्टिकल्चर, फिशरीज एंड एनिमल साइंसेज। माने कि कृषि के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा खोज करने वाले सर्वोच्च निकाय है, एपेक्स बॉडी। कोई भी खोज हो कृषि से संबंधित, यही ICAR करता है। और ICAR जितने भी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज हैं भारत में, सबका रेगुलेटर है। ठीक है, सारे जैसे होता है UGC दूसरी यूनिवर्सिटीज की होती हैं एकेडमिक वाली की, तो एग्रीकल्चरल जितनी यूनिवर्सिटी हैं एग्रीकल्चर, उन सब का रेगुलेटर कौन है? ICAR। और ICAR प्लेड ए क्रूशियल रोल। जब हमारे यहाँ ग्रीन रिवोल्यूशन लाया गया था भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए फूड ग्रेन्स में, तो उसमें ICAR ने बहुत बड़ी क्रूशियल रोल प्ले किया था। तो आप इसको भी रिमेंबर रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद है दारीपल्ली रमैया, इनको याद रखिएगा। पद्म श्री, वनजीवी एंड नोटेड तेलंगाना एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट, जिनको अभी
पास अवे हो गए हैं, जो इनका निधन हो गया है। और उसके बाद कुमुदनी लाखिया हैं, ये भी फेमस कथक डांसर हैं, इनकी भी अभी हाल ही में मृत्यु हो गई है, तो दोनों को याद रखिएगा। कुमुदनी लाखिया ये फेमस कथक डांसर हैं जो पास अवे हुई हैं। और दारपल्ली रामैया ये बहुत बड़े एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं जिनका निधन हुआ है तेलंगाना के। और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है टुडेज, पोप फ्रांसिस हु डाइड रिसेंटली बिलोंग टू हिज कंट्री, किस देश से हैं? अर्जेंटीना, बांग्लादेश, यूएसए और सऊदी अरेबिया। तो इसका राइट आंसर है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना। पोप जो होते हैं, पोप का देखो, पोप का ग्रीक टर्म है जिसका मतलब होता है, ग्रीक टर्म में इसकी मीनिंग होती है फादर। और ये पोप इज द सॉवरेन लीडर ऑफ द वेटिकन सिटी और द हॉली सी विद इन रोम इटली। यानी इटली देश की जो राजधानी रोम है, वहाँ ये दुनिया का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी, उसके ये प्रमुख होते हैं। पूरा देश इन्हीं के मतलब होता है। और जो रोमन कैथोलिक होते हैं उनके ये हेड होते हैं, मतलब ईसाई धर्म गुरु जो होते हैं, सबसे बड़े ईसाई धर्म गुरु होते हैं पोप। इसको आप रिमेंबर रखिएगा, रोमन कैथोलिक में। ये अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं। इनका ओरिजिनल नेम था कार्डिनल वर्गोग्लियो और ही वॉज द फर्स्ट कार्डिनल फ्रॉम लैटिन अमेरिका यानी अर्जेंटीना टू बी इलेक्टेड एज पोप। पोप बनाए जाने वाले लैटिन अमेरिका यानी अर्जेंटीना के पहले व्यक्ति थे। तो पोप जान लीजिए सर्वोच्च ईसाई धर्मगुरु होते हैं, इसको भी रिमेंबर रखिएगा। दूसरा इसमें है भाई बांग्लादेश। तो बांग्लादेश, जिसकी भारत की सबसे बड़ी सीमा बांग्लादेश के ही साथ रखती है, इसकी राजधानी ढाका है। और बांग्लादेश से अभी हमारे यहाँ, तो बांग्लादेश 54वां देश बना है जिसने आर्टेमिस अकॉर्ड्स को ज्वाइन किया है। नासा का प्रोग्राम है, इसमें है मून से रिलेटेड स्पेस का पीसफुल एक्सप्लोरेशन करने का एक मतलब अकॉर्ड है। ये 54वां देश बना है जिसने इसको ज्वाइन किया है। और दूसरा, अभी भारत ने बांग्लादेश से 2020 से दी जा रही ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी को वापस ले लिया। ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी होती है जब एक देश दूसरे देश के हवाई पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स का प्रयोग करके अपने सामानों को तीसरे देश में भेजता है, तो वो सुविधा भारत ने इससे वापस ले ली। हालांकि उसने नेपाल और भूटान के लिए ये सुविधा अभी उससे नहीं ली है, बाकी और देशों के लिए उसने ले लिया, क्योंकि उसने बताया कि हमारे यहाँ लॉजिस्टिक्स जो है वो सामानों को माने भेजने में या हमारे बंदरगाहों और जो हवाई जहाज माने एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पर बहुत भीड़ हो जा रही है, सामानों को भेजने में देरी हो रही, ये कारण भारत सरकार ने बताया है। लेकिन इसका एक असली कारण ये भी है कि अभी अभी वहाँ के जो सरकार के अंतरिम गवर्नमेंट के हेड हैं मोहम्मद यूनुस जो अभी चीन गए थे, वहाँ जाकर के उन्होंने कुछ भारत के खिलाफ बोला है। भारत के खिलाफ क्या? उन्होंने कहा कि जो पूर्वोत्तर का राज्य है जिसको चिकन नेक से भारत से जुड़ा हुआ है, वो पूरे राज्य जो 7 सिस्टर्स के हैं एक तरह से माने बांग्लादेश पर ही डिपेंड करते हैं, बांग्लादेश से ही जरिए वो समुद्र में रास्ता पाते हैं। तो कुछ ऐसा उन्होंने, और चीन को इन्वाइट किया कि आप आइए मेरे यहाँ, बहुत सारी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ आप शुरू करिए। कहीं ना कहीं वो भारत से दूर जा रहा है बांग्लादेश, वो बांग्लादेश जिसको भारत ने कभी 1971 में एक नए देश के रूप में जन्म दिया, आज वही बांग्लादेश देखिए चीन के माने चीन वही पाकिस्तान वाले रास्ते पर चल दिया है बांग्लादेश। तो 2 चीज़ों के लिए सुर्खियों में रहा है। पिछले साल ही यहाँ पर जो है कू हुआ है, जिसके तहत वहाँ की जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना जी, वो भारत में शरण लिए हुए हैं। और अब तो ये याद रखिएगा 54th कंट्री है जिसने एटमिस अकॉर्ड्स को ज्वाइन किया है, और भारत ने इससे ट्रांसशिपमेंट की जो फैसिलिटी थी वो वापस ले ली है इसके लिए। और उसके बाद है यूएसए। तो यहाँ के जो उपराष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति भाई डोनाल्ड ट्रंप हैं, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस 4 दिवसीय ऑफिशियल विजिट पर भारत आए हुए हैं, तो आप इनको याद रखिएगा। और सऊदी अरेबिया एक है जहाँ पर हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री सऊदी अरेबिया 2 दिन की ऑफिशियल विजिट पर गए हुए हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। तो ये 4 देश हो गए भाई। और इस तरह से आप जानते रहिएगा कि यहाँ पर बहुत सारे जो मैंने आपको टॉपिक करवाए हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। आप इस तरह से इसको पढ़ाई करते रहिए, जानते रहिए। तो इसमें एक बार फिर से हम लोग देख सकते हैं कि डॉक्टर BR अम्बेडकर से हमने शुरू किया, CRPF डे के बारे में जाना, क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, किस किस डेट को क्या हुआ था,
और फिर उसके बाद हमने देखा कि किस गवर्नमेंट ने अभी क्या स्टार्टिंग किया है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और तेलंगाना। और उसके बाद फिर गोलकुंडा ब्लू के बारे में हमने जाना। फिर हमने बहुत सारे डे के बारे में जाना, वर्ल्ड हेरिटेज डे और वर्ल्ड लीवर डे। और हाँ, एक डे मैंने नहीं बताया था, हिमाचल प्रदेश डे 15 अप्रैल को मनाया गया क्योंकि इसका क्रिएशन 1948 में इसी दिन हुआ था। और 2025 में इसने 78th डे अपना मनाया है हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश बिकेम इंडियाज 8th स्टेट इन 1971। 1971 में भारत का 18वां राज्य बना था। इसको भी याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद नेशनल सिविल सर्विस डे के बारे में हम लोगों ने जाना। और 22 अप्रैल वर्ल्ड अर्थ डे के बारे में हम लोगों ने जाना, उसके थीम को हम लोगों ने जाना। फिर भारत के कौन नए सीजीआई होंगे, और अभी दो माने इम्पोर्टेंट डेथ हुई हैं, इनके सब के बारे में जाना। ICAR के DG कौन बने हैं, इनके बारे में हमने जाना। पोप फ्रांसिस जो सबसे बड़े धर्म गुरु हैं ईसाइयों के, रोमन कैथोलिक के, उनकी जो वेटिकन सिटी, दुनिया का सबसे छोटे देश में उनकी मृत्यु हुई, उनके बारे में हम लोग जाना। ये सब सारी जगहों से क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप इस क्लास को एंजॉय करिए खूब अच्छे से, और इन सब पर फोकस करके ऐसे ही पढ़ाई करिए। और आई होप कि आपको ये क्लास पसंद आएगा। और अगर ये पसंद आए तो RK सिंपल क्लासेस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी के साथ इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीकली करंट अफेयर्स में। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, कीप स्माइलिंग एंड कीप हार्ड वर्किंग ऑलवेज। थैंक यू वेरी मच।